Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 12. हम चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट 3 में हमने मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मानसिक बीमारियों के बारे में पढ़ा था और उनको ठीक करने की या उनको जानने की चीजों के बारे में पढ़ा था या हमें कैसे उनके बारे में पता चल सकता है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है सोमैटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर, दूसरा है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, थर्ड है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, नेक्स्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर और लास्ट में हम सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में। तो जैसे कि आप इस वर्ड से देख सकते हैं, जहाँ जहाँ लिखा है सोमैटिक, सोमैटिक जो वर्ड है ये आया है सोमा वर्ड से। सोमा मतलब होता है बॉडी। तो इसका मतलब होता है कि सोमैटिक सिम्टम जो डिसऑर्डर है वो बॉडी यानी हमारे शरीर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा। इस डिसऑर्डर में वो चीजें इंक्लूड की जाती हैं जिसमें इंसान बताता है कि मुझे कोई शारीरिक बीमारी है या मुझे शारीरिक तौर से कोई दिक्कत महसूस हो रही है। जब वो किसी भी डॉक्टर के पास जाता है उसके चेकअप कराने के लिए, तो वो कोई भी बीमारी उसे नहीं होती है। यानी कि इसकी डेफिनेशन जैसे कि बताती है, सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर इंक्लूड्स दोज डिसऑर्डर्स which have symptoms in the absence of a physical disease। यानी कि इंसान बोलता है कि मुझे शारीरिक दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उसे कोई भी शारीरिक बीमारी या डिजीज नहीं होती है। इसके कई प्रकार होते हैं। पहला है सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति बोलता है कि मुझे बॉडी से रिलेटेड यानी शारीरिक रूप में दिक्कतें होती हैं, जो किसी भी मेडिकल कंडीशन से जुड़ी हुई होती है या नहीं भी जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है या मेरे पेट में मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दिक्कत है या मुझे पेट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। तो वो इंसान बार बार डॉक्टर के पास जाएगा और वो कहेगा कि नहीं, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन जब डॉक्टर उसका चेकअप करेगा तो उसको पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं मिलेगी। तो इसको कहते हैं सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स होते हैं कि इंसान हमेशा अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहता है, अक्सर डॉक्टर के पास जाता रहता है और इसमें इंसान अपने शरीर से रिलेटेड बीमारियों की कंप्लेन करता है कि मुझे इस तरह की बीमारी का आभास हो रहा है। दूसरा है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके नाम से ही हमें पता चलता है, एंजाइटी यानी घबराहट, इलनेस मतलब बीमारी। मतलब इंसान को किसी भी बीमारी लगने की घबराहट होती है, यानी कि उसे लगता है कि मुझे संभावना है कि कोई बीमारी हो सकती है और इस सोच के कारण उसे घबराहट महसूस होती है। इसकी डेफिनेशन है, इट इन्वॉल्व्स अ persistent preoccupation about developing a serious illness and constantly worrying about this possibility। यानी कि इंसान हमेशा चिंतित रहता है कि उसे कोई बीमारी हो सकती है। इंसान उन चीजों के बारे में ज्यादा चिंतित रहता है, जैसे कि कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं आया है और जिसके ये हो सकता है वो सोचे कि मेरी इस बीमारी का जो टेस्ट हुआ है वो गलत टेस्ट आया है। फिर उसे लग सकता है कि डॉक्टर जो कह रहा है वो गलत है, मुझे कोई ना कोई बीमारी हो ही सकती है। और वो अक्सर कर किसी और की बीमारी जानने के बाद बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाता है या बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तीसरा है कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसमें इंसान ऐसा रिपोर्ट करता है कि उसके शरीर का कोई हिस्सा या पूरे शरीर काम कर नहीं पा रही है अच्छे से। जबकि अगर उसको इसका चेकअप कराया जाए तो ऐसी कोई भी शारीरिक दिक्कत नहीं पाई जाएगी, परंतु वो ऐसा बोलता है कि मुझे मेरे शरीर का कोई हिस्सा या मेरा पूरा शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोग ज्यादातर पैरालिसिस या अंधा होना या बहरा होना या चलने में दिक्कत होने के सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। Dissociation can be viewed as severance of the connections between ideas and emotions
यानी कि हमारे जो आइडियाज, हमारे विचार होते हैं और हमारी जो भावनाएं होती हैं, उन दोनों के बीच में कहीं न कहीं दिक्कतें होती हैं या उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। Sudden temporary alterations of consciousness that blot out painful experiences are the defining characteristic of dissociative disorder. ये इसकी डेफिनेशन है जिसमें ये कहते हैं कि अगर इंसान अपने रियलिटी से या उसका जो असल जिंदगी है उससे वो बदल जाता है या उसमें चेंजेस आ जाते हैं ताकि उसकी जिंदगी के जो दर्दनाक हादसे हैं या दर्दनाक एक्सपीरियंसेस हैं वो कम हो जाए। इसे कहते हैं डिसोसिएटिव। डिसोसिएटिव यानी कि रियलिटी से अलग होना, जो हमारी सच्चाई है उससे अलग होना या उसमें बदलाव आना। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है डिसोसिएटिव एमनीशिया। एमनीशिया का मतलब होता है भूलना या मेमोरी लॉस। इसमें सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है, यानी लोग अपनी याददाश्त खो देते हैं बिना किसी दिमाग की बीमारी के। यानी उसे ना कोई चोट लगी है, ना उसे कोई दिमागी बीमारी है, लेकिन तब भी वो अपनी जो याददाश्त है वो खो देता है। इसमें कभी-कभी होता है कि इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ भी नहीं याद कर पाता है और कुछ इंसानों को कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स या लोगों के बारे में याद नहीं होता है, परंतु उसे बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में यादें रहती हैं। डिसोसिएटिव एमनीशिया का एक पार्ट होता है डिसोसिएटिव फ्यूज। इसमें होता है कि इंसान को लगता है कि वो कभी-कभी बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड उसे एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, लेकिन तब भी वो ट्रैवल करता है अपने वर्क प्लेस से दूसरी जगह। कभी-कभी इंसान नया रूप धारण कर लेता है, उसकी नई आइडेंटिटी आ जाती है और उस आइडेंटिटी के आने के बाद उसे अपनी पुरानी वाली आइडेंटिटी याद नहीं रहती है। ये फ्यूज जब खत्म होता है तब इंसान जाग जाता है और फ्यूज में हो रही जो भी चीजें होती हैं उसके साथ वो उसको याद नहीं रहती है। यानी कि वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है, वो कौन सी आइडेंटिटी में गया है, ये सारी चीजें उसे कुछ भी याद नहीं रहती है। दूसरा है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम आमतौर पर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें एक इंसान के 1, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तित्व हो जाते हैं या 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हो जाती हैं। ये तब होता है डिसऑर्डर जब इंसान को बचपन में कोई बहुत गहरा हादसा हुआ होता है। इंसान की अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ का जन्म होता है, जिसमें एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस डिसऑर्डर के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी है, बहुत सारी सीरीज बनी है, जिसमें से सबसे लेटेस्ट ब्रीद सीरीज बनी है। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है, तो आप उस सीरीज को देख सकते हैं। थर्ड है डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। ये एक सपने जैसा वातावरण क्रिएट हो जाता है, जिसमें इंसान को खुद से और अपने रियलिटी से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। उसके सेल्फ परसेप्शन यानी वो खुद के बारे में जो सोचता है, उसका जो रियलिटी यानी सच्चाई के तरफ जो उसका उसकी या उसके विचार रहते हैं, वो सब बदल जाते हैं। कभी-कभी वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं या बदल जाते हैं। नेक्स्ट है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन डिप्रेशन का मतलब होता है नेगेटिव मूड्स या बिहेवियरल चेंजेस। नेगेटिव मूड्स यानी कि इंसान का मूड हमेशा बहुत नेगेटिव सा रहता है, उसे कोई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। बिहेवियरल चेंजेस यानी कि उसके व्यवहार करने में बदलाव आ जाते हैं। डिप्रेशन सिम्पटम भी होता है और डिसऑर्डर भी होता है। यानी कि कुछ-कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें डिप्रेशन एक सिम्पटम की तरह देखा जाता है और डिप्रेशन एक खुद में ही बहुत बड़ा डिसऑर्डर भी होता है। हम आम तौर की भाषा में ये शब्द बहुत अक्सर कर इस्तेमाल करते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं इंसान ये बताने की कोशिश करता है जब उसे जीवन में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे कोई रिश्ता टूट गया है या कोई कोई गोल नहीं अचीव कर पा रहा है, तो वो कहता है मुझे डिप्रेशन हो गया है। बट ये बहुत नॉर्मल सा टर्म है, लोग जो आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बल्कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत इम्पोर्टेंट और सीरियस डिसऑर्डर है, जिसमें
इंटरेस्ट खो देता है इंसान, वो डिप्रेस्ड रहता है, दुखी रहता है, नेगेटिव मूड रहते हैं। वो जो चीजें पहले एंजॉय करता था करना, अब वो एंजॉय नहीं करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर पहले इंसान को बाहर घूमना पसंद होता है, तो डिप्रेशन होने के बाद मे बी उसे बाहर घूमना एकदम भी ना पसंद हो। इसके साथ कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे बॉडी का वेट कम हो जाना, सोने में दिक्कतें होना, हमेशा थकान महसूस होना, अच्छे से चीजों के बारे में सोच ना पाना, गुस्सा आना या व्यवहार में बदलाव आना। कभी-कभी इंसान सुसाइड करने या आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता है, अगर उसे डिप्रेशन बहुत ही सीरियस स्टेज पर पहुंच गया है तो। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आपको कोई भी ऐसी दिक्कत महसूस हो रही हो, तो शुरुआती दौर पर ही डॉक्टर के से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली बीमारी को या आने वाले बहुत ज़्यादा कठिनाई को रोका जा सके। डिप्रेशन से या और भी कई सारे डिसऑर्डर से रिलेटेड हमारे समाज में जो स्टिग्मा फैला हुआ है, यानी कि लोग सोचते हैं कि मैं अगर किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा तो समाज मुझे क्या कहेगा, मुझे पागल कहेगा, अजीब अजीब चीजें कहेगा। लेकिन ये सब चीजें गलत है। जैसे आपको कभी चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, घर पे बैठ के उसे ठीक नहीं करते हो। इसी तरह आपको अगर कोई भी मानसिक तौर पर दिक्कत महसूस हो रही हो, आपको हल्का सा डिप्रेशन हो रहा हो या बहुत घबराहट महसूस हो रही हो, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, ताकि आप उस डिसऑर्डर को वहीं पर रोक सकें और उसे आगे ज़्यादा बढ़ने ना दें। तो क्योंकि उसकी जब वो सीरियस हो जाता है, तो वो आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है और आपके अगल-बगल जो लोग हैं, उनको भी बहुत डीपली नुकसान पहुंचा सकता है। इसके जो अलग और सिम्टम्स होते हैं, एक्सेसिव गिल्ट होता है, यानी इंसान हमेशा पछतावे में रहता है, उसको हमेशा लगता है कि वो मजबूर है, उसका कोई सहारा नहीं है, हेल्पलेस है। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन की ओर लोगों को ले जाती हैं, जैसे जेनेटिक मेकअप। फॉर एग्जांपल अगर किसी के माता-पिता को डिप्रेशन है या माता या पिता में से किसी को एक को डिप्रेशन है, तो ऐसे हो सकता है चांसेस हो कि उस बच्चे को भी डिप्रेशन हो फ्यूचर में। दूसरा फैक्टर है एज, या इसका एग्जांपल है कि जो लेडीज होती हैं या विमेन होती हैं, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादातर यंग अडल्टहुड में होता है, यानी कि जो 20 से 30 तक की एज होती है। जबकि जो आदमी होते हैं उनको डिप्रेशन मिडिल एज में हो सकता है, जैसे कि 28 से 35 तक की एज में। तीसरा फैक्टर है जेंडर। विमेन को जो होता है वो उनको डिप्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन। ये कह सकते हैं कि जो औरतें हैं समाज में उनकी जो स्थिति है उसकी वजह से उनको डिप्रेशन ज्यादा महसूस होने की संभावना रहती है। चौथा फैक्टर है कि अगर इंसान अपने जीवन में बहुत नेगेटिव लाइफ इवेंट्स महसूस कर रहा है, उसके जीवन में हर कुछ गलती हो रहा है, सब चीज नेगेटिव हो रहा है, तो उसे डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर उसे सामाजिक तौर पर लोगों का सपोर्ट ना मिले, तो डिप्रेशन बढ़ सकता है। नेक्स्ट है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बाइपोलर वन डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन दोनों होता है। मेनिया का मतलब होता है यूफोरिक मूड, यानी कि बहुत खुश होना, और डिप्रेशन का मूड होता है बहुत दुखी होना। तो मेनिया और डिप्रेशन कभी भी हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर में। बाइपोलर डिसऑर्डर में इंसान को कभी कभी मेनिया महसूस होता है, कभी कभी डिप्रेशन महसूस होता है, और इन दोनों के बीच में कभी कभी इंसान का नॉर्मल मूड भी रहता है। तो ये जो मेनिया और डिप्रेशन में इंसान की जो सोच है या उसका जो मूड है वो बदलता रहता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कोई कह नहीं सकता कि ये अब इसको मेनिया होगा, अब इसको डिप्रेशन होगा। वो जो मूड का ट्रांजिशन होता है या बदलाव होता है, वो इतना अलग होता है या वो इतना तेज होता है कि इंसान खुद भी नहीं समझ पाता है कि उसे ऐसा डिसऑर्डर हो रहा है। जो मेनिया के एपिसोड्स हैं, यानी कि जो खुशी के एपिसोड्स हैं, वो कम आते हैं, और डिप्रेशन के जो एपिसोड्स हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर को इसीलिए पहले मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें 2 तरह के मूड होते हैं, मेनिक और डिप्रेसिव। बाइपोलर के और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर और साइक्लोथिमिक डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर्स के बारे में आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सुसाइड यानी आत्महत्या के बारे में, जो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। परंतु ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंसान को जानना चाहिए। इसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, इसको कैसे रोकना चाहिए, इस बारे में भी जानना चाहिए ताकि हम इन हादसों को रोक सकें और हर इंसान को ऐसा महसूस करा सकें कि वो इस दुनिया में ज़रूरी है, क्योंकि हर एक ज़िंदगी जो है वो महत्वपूर्ण है। भगवान ने हर ज़िंदगी बनाई है और हर ज़िंदगी किसी न किसी कारण से आई है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लाइफ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसको आसानी से खो देना बहुत बुरी बात है। सुसाइड जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स को मिलाकर बनती है, जैसे बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, यानी कि इन सारे फैक्टर्स से अगर किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो मतलब एक इतने सारे चीजों के बीच में दब चुका है, तो सुसाइड का विचार उसके दिमाग में आता है। अदर रिस्क फैक्टर्स होते हैं मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि अगर किसी इंसान को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन बहुत ही हाई स्टेज पर पहुंच गया है तो सुसाइड के बारे में विचार आ सकता है। किसी नेचुरल डिजास्टर में इंसान फंसा हुआ रहता है बहुत समय से, कोई वायलेंस देख रहा होता है या बचपन से अभी तक उसे बहुत अब्यूज का सामना करना होता है, वो अपने जीवन में एकदम अकेला महसूस कर रहा होता है, तो सुसाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे मजबूत रिस्क फैक्टर है वो है प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट, यानी कि अगर इंसान ने पहले सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो चांसेस है कि वो फ्यूचर में भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। सुसाइडल थॉट्स जो होते हैं, यानी कि जो सुसाइड के विचार होते हैं, वो ही सुसाइड की तरफ इंसान को प्रेरित करता है। तब जब इंसान को ऐसा लगता है कि यही एक तरीका है उसकी दिक्कतों को खत्म करने का और कोई तरीका नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से जो एज ग्रुप है या कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल हैं सुसाइड के लिए, उनके व्यवहारों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है सुसाइड को रोकना। हमें वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा एज ग्रुप या कौन से जेंडर सुसाइड करने के लिए ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। हमें ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और इन्हीं को देखते हुए हमें इंटरवेंशंस प्लान करने चाहिए जिससे हम सुसाइड को रोक सकें। कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल अप्रोच का मतलब होता है जिसमें समाज के बहुत सारे जो लोग हैं वो सब मिलकर काम करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जैसे कि सरकार को, मीडिया को और सिविल सोसाइटी को काम करना चाहिए सुसाइड को रोकने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेजर्स दिए हैं जिससे हम सुसाइड को रोक सकें या कम कर सकें। इसमें इन्होंने कहा है कि सुसाइड करने के तरीकों को कम करना चाहिए। सुसाइड को मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से या रिस्पॉन्सिबल तरीके से दर्शाना चाहिए, जिससे लोगों को समझ में आए कि सुसाइड कितनी बुरी चीज होती है। अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज को अपनाना चाहिए, जिसमें ये पता चलता है कि लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका सुसाइड रेट बहुत हाई है। इसीलिए अगर सरकार अल्कोहल से रिलेटेड पॉलिसीज लाएगी तो सुसाइड कंट्रोल हो सकता है। सुसाइड का अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि शुरुआती तौर पे ही इंसान की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको पता करना कि इंसान को ऐसी-ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में, या फ्यूचर में वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उस इंसान का ट्रीटमेंट करना और उसका ध्यान रखना। हेल्थ वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, इन लोगों को ट्रेन करना सुसाइड मैनेज करने के लिए, और जिन लोगों ने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया है उनकी देख-रेख करना, उनकी केयर करना और उनको कम्युनिटी सपोर्ट देना, जिसकी वजह से वो समाज में अच्छे से जी सकें। इसके साथ ही साथ बच्चों में जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं
उनमें जो डिस्ट्रेस होता है, कभी-कभी ये भी सुसाइड को प्रमोट करता है। अगर बच्चा बहुत देर से या बहुत समय से डिस्ट्रेस्ड है, बहुत समय से उसको स्ट्रेस का सामना करते हुए देखा जा रहा है, तो ऐसे चांसेस है कि फ्यूचर में वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो सुसाइड को बच्चे को सुसाइड के लिए प्रेरित कर दे। बच्चे के बिहेवियर में या उसके व्यवहार में जो चेंज आते हैं बहुत हल्के-फुल्के नहीं जो बहुत ज़्यादा बदलते हुए चेंजेस हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर उसकी परफॉर्मेंस में बदलाव है, उसकी अटेंडेंस कम है या उसके व्यवहार में बदलाव है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉमन एक्टिविटीज यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं पढ़ाई लिखाई खेल कूद उसमें बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ये चीजें देखनी चाहिए उसके स्कोर्स कम हो रहे हैं वो पढ़ाई में एफर्ट कम डाल रहा है क्लास में वो बच्चों से या टीचर्स से मिसबिहेव कर रहा है वो ज़्यादातर क्लास में एब्सेंट रहता है बिना किसी रीज़न के या उसे किसी स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की आदत लग गई है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में नोट करनी चाहिए और इसे सीरियसली लेनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से वो बच्चा फ्यूचर में सुसाइड अटेम्प्ट करे। बच्चों का जो सेल्फ एस्टीम होता है यानी कि उनकी जो वैल्यू होती है खुद के लिए उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस चीज़ के हाथ से ना हो और इस चीज़ का शिकार बच्चे ना हो। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए कुछ अप्रोचेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि बच्चों को पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना या पॉजिटिव आइडेंटिटी उनमें दर्शाना। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है, वो बच्चों को हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स करता है या हमेशा उसको एनकरेज करता है कि नहीं तुम पढ़ रहे हो, तुम बहुत आगे जाओगे, तो उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी पॉजिटिव चल रही है और धीरे-धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसको ऐसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिसकी वज़ह से उसका ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। उसके साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहिए जिसकी वज़ह से वो बच्चा अपने मन की बात आपसे कह सके फ्रीली। बच्चों के जो गोल्स हैं, यानी कि उन्हें जो अपनी ज़िंदगी में पाना है, वो गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए यानी कि वो फिक्स्ड होने चाहिए। मेज़रेबल होने चाहिए, वो गोल्स हम मेज़र कर सकें कि बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं और उन्हें और कितनी मेहनत करनी है। अचीवेबल होने चाहिए यानी कि वो जो गोल्स हैं, वो बच्चा अचीव कर सके। ऐसे गोल्स भी नहीं फिक्स करने चाहिए कि वो बच्चा अचीव ही ना कर सके। अगर ऐसे गोल्स होंगे जिसे अचीव ही ना किया जा सके, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को डिस्ट्रेस होगा और वो डिस्ट्रेस धीरे-धीरे बढ़ेगा, जो इवेंचुअली सुसाइड की ओर बच्चे को प्रेरित कर सकता है। और ऐसे गोल्स होने चाहिए जो कम समय में या बच्चे के डेवलपमेंट के समय में ही पूरे हो सकें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए, अपने बिहेवियर्स में अपनानी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी बन सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या आपको कोई भी दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।